स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व पर्सनैलिटी क्या होती हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम व्यक्तित्व शब्द की अगर हम बात करें कि जो ये व्यक्तित्व शब्द हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पर्सनैलिटी। इस शब्द का जो उद्भव है वो लैटिन शब्द पर्सोना से हुआ है। और पर्सोना, ठीक है, जो लैटिन शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा या बाहरी वेशभूषा कह सकते हैं, मास्क कह सकते हैं। देखिए प्राचीन समय में जैसे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, कोई अभिनय करते थे, एक्टिंग करते थे, तो उस एक्टिंग को करने के लिए अपने चेहरे पर एक तरह से किसी अन्य कलाकार का जैसे मुखौटा पहन लेते थे कि जैसे रामायण की एक्टिंग करनी है तो राम का मुखौटा पहन लिया। इस तरीके से जो मुखौटा पहनकर एक तरह से क्या करते थे, उस करेक्टर की विशेषताएं जो होती हैं उनको बताने का एक तरह से प्रयास करते थे। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो व्यक्तित्व शब्द जो है वो प्राचीन समय में एक तरह से जो बाहरी वेशभूषा होती हैं, बाहरी मुखौटा होता है, मास्क जिसको हम कह सकते हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक तरह से प्रयोग किया जाता था। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखें, वर्तमान समय में अगर हम देखें, तो व्यक्तित्व का मतलब केवल बाहरी वेशभूषा से, बाहरी विशेषताओं से नहीं होता है। उसके अंतर्गत जो व्यक्ति की आंतरिक विशेषताएं होती हैं, जो आंतरिक गुण हैं, आंतरिक गुण एवं बाहरी गुण, बाह्य गुण दोनों का एक तरह से समावेश होता है। व्यक्तित्व शब्द की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है व्यक्ति जो लोग होते हैं, और दूसरा तत्व, मतलब व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं, तत्व हैं, उनका एक तरह से जब हम समावेश देखें कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण हैं, तो उन गुणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं सकारात्मक, जो अच्छे गुण भी हो सकते हैं, दूसरे नकारात्मक भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं। तो व्यक्तित्व एक तरह से व्यक्तित्व की इन सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं को, नकारात्मक और सकारात्मक गुणों को एक तरह से प्रदर्शित करता है। देखिए रियल लाइफ में अगर हम देखें, इन परिभाषाओं को अगर हम बाद में देखें, जैसा कि हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो एक जैसा नहीं होता है, सभी लोगों का अलग अलग होता है। जैसे आप लोग जो हैं, आपके मित्रों को देखिए, आपके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, या पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, तो उन सभी का जो नेचर है वो एक तरह से क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसमुख स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा बोलचाल करने वाले होते हैं, और कुछ की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो दूसरों से कम बोलना पसंद करते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें कि सभी लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो भी एक तरह से क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो सभी लोगों के साथ में आसानी से घुल मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो जोरदार है, जैसे अच्छी एक तरह से हो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरे अन्य लोगों के साथ में आसानी से जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं करते, या आसानी से वो घुलते मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। सभी का जो व्यक्तित्व होता है वो एक तरह से क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब सभी के जो गुण होते हैं, व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं, उनकी बोलने की, दूसरों से बात करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इस प्रकार की होती है कि वो अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हम उसको एक तरह से उनके एक तरह से वो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक्टर है, जैसे वो एक्टिंग इस प्रकार की एक्टिंग करता है कि हम उसके एक तरह से दीवाने हो जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गई है, व्यक्तित्व की विशेषताओं को दर्शाता है। तो व्यक्तित्व का मतलब ये तो हमने एक जनरल देख लिया है। अब बुक्स में जैसे हम उनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। जैसे गिलफोर्ड थे, उन्होंने क्या परिभाषित किया है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है, जो व्यक्ति के विभिन्न गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन गुणों को एक तरह से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम किसके द्वारा देखते हैं, व्यक्तित्व के द्वारा। वो व्यक्तित्व को एक तरह से
दर्शाते हैं। चाहे ये गुण कौन से हों, अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं। वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषताओं का अध्ययन है। ठीक है, जो वुडवर्थ है उन्होंने क्या बताया, व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषताओं को दर्शाया है। ये परिभाषाएं कुछ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो दी है, आपको ध्यान रखनी है। जैसे पूछ ले कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, ये परिभाषा किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषताओं, समग्र का मतलब पूरी विशेषताएं, कुल विशेषताएं जो होती, सभी विशेषता होती हैं, उनके बारे में जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, उसकी जो समग्र विशेषताएं होती हैं उसको प्रकट करता है एक तरीके से। दूसरा है, वुडवर्थ की परिभाषा हमारी हो चुकी है। उसके बाद में है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो है ओलपोर्ट की। उन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। तो ओलपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व एक तरह से क्या होता है? व्यक्ति के अंदर जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण होते हैं, ठीक है, उनको एक तरह से उनके भी उनका वातावरण के साथ में वो संबंध स्थापित करता है। और बाद में उन्होंने अपनी जो परिभाषा थी उसमें संशोधन करके वातावरण के साथ जो अनूठा संबंध स्थापित करते हैं उसकी जगह उन्होंने विशिष्ट व्यवहार और विचार को सम्मिलित किया था। तो ये ओलपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मॉर्टन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों तथा इच्छाओं आदि का सामुदायिक निर्णय लेने का बताया था उन्होंने। ठीक है, मॉर्टन की जो परिभाषा है, मॉर्टन ने एक तरह से क्या बताया था कि जो व्यक्तित्व होता है उसमें व्यक्ति की जो जन्मजात जो गुण होते हैं, ठीक है, जब व्यक्ति जन्म लेता है, अपना जो पूर्वज है, एक तरह से माता पिता हो सकते हैं या परिवार के जो अन्य सदस्य पूर्वज हैं, उनसे जो गुण अर्जित करता है, और साथ ही साथ जब वो समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो वहां से उसके स्वभाव में जो परिवर्तन आता है, उसकी जो मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन आता है, उसकी जो इच्छाओं में परिवर्तन आता है, उसका जो नेचर परिवर्तित होता है, उन दोनों का मिश्रण होता है एक तरह से व्यक्तित्व। तो ये तो हो गई हमारी कुछ डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है। देखिए, व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व क्या हो सकता है? उसमें सकारात्मक गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण, या सकारात्मक का मतलब अच्छे गुण भी हो सकते हैं, और नकारात्मक गुण, बुरे गुण भी हो सकते हैं। अब हम अच्छे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक होता है, कौन कौन से गुणों का समावेश होता है। ठीक है, एक अच्छा व्यक्तित्व हम किसे कहेंगे? तो इसमें अच्छे व्यक्तित्व के लिए जरूरी सबसे पहली विशेषता क्या है? आत्मचेतना। ठीक है, आत्मचेतना का मतलब जो व्यक्ति हैं वो एक तरह से स्वयं के बारे में वो जानने की वो कैसा है, उसमें जो विशेषताएं हैं, उसमें जो गुण हैं वो किस प्रकार से हैं, उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, दूसरे लोग जो हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब एक व्यक्ति का जो वास्तविक व्यवहार है वो दूसरों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके बारे में उसको खुद को पता होना चाहिए। स्वयं के बारे में वो एक तरह से सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो दूसरे के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसको हम कहते हैं आत्मचेतना। साथ ही साथ दूसरे जो लोग हैं जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, वहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी वो एक तरह से अनुमान लगा सकता है। यह जानना चाहता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए अच्छे व्यक्तित्व में। अगर लोग उसके बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसा वो अनुमान लगाता है, तो उसी के अनुसार वो उसमें एक तरह से क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, और उसमें एक तरह से वो सुधार करता है। तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए सबसे पहली कौन सा गुण होना चाहिए? उसमें आत्मचेतना का गुण होना चाहिए। वो स्वयं के बारे में एक तरह से अपने आप को जाने कि वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, दूसरे लोगों के प्रति, समाज में जो अन्य लोग हैं उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा है, उसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए। दूसरा है गत्यात्मकता।
ठीक है। गत्यात्मकता का मतलब क्या हो गया कि जो विकास है उसकी एक तरह से निरंतरता होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति जो गुण अर्जित कर रहा है उसमें एक तरह से स्थिरता की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज के सभी लोग अगर उसको अच्छा सोचने लग गए उसके बारे में तो वो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला बन गया है, अब आगे वो अपना विकास नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो विकास की जो निरंतरता है वो लगातार होनी चाहिए। ठीक है, विकास एक तरह से क्या होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व जो है वो स्थिर नहीं होना चाहिए। हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अपने में से वो किस तरीके से अपने को वो और अच्छा बना सके, उसमें वो किस प्रकार से सुधार कर सकें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है सारे जो अच्छे गुण होता है वो कभी भी प्राप्त कर लेता है, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती है। लोगों के मन में अगर ऐसा भ्रम आ जाता है कि उसने सारे गुण अर्जित कर लिए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा उसका प्रयास होना चाहिए कि वो अच्छे व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं वो एक तरह से निरंतर प्राप्त करने का प्रयास करें। मतलब विकास की एक तरह से निरंतरता होनी चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व जो है वो एक तरह से स्थिर नहीं होना चाहिए। उससे हमेशा ये विश्लेषण करना चाहिए कि अपना जो आंतरिक व्यवहार है और बाह्य व्यवहार है, बाहरी परिस्थितियां हैं, उनका हमेशा उसको विश्लेषण करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार अपने जो भी विचार है, अपने जो मूल्य हैं, अपने जो आदर्श हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक तरह से विकासात्मक। इससे उसका जो व्यक्तित्व है उसमें एक तरह से निखार आना चाहिए। और विकास की ये जो प्रक्रिया है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, निरंतर चलनी चाहिए। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती हैं। तो व्यक्तित्व में जो सुधार हो रहा है, जो निखार हो रहा है, वो एक तरह से निरंतर होना चाहिए। निरंतर का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है शारीरिक गुण। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या जरूरी है, व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना है, जो उसका स्वास्थ्य का स्तर है वो एक तरह से अच्छा होना चाहिए। जब उसके स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होगा तभी वो समाज के अन्य लोगों के साथ में अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहता है तब वो कब कर सकता है, जब उसका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा। अगर उसका स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं है तो वो अन्य लोगों के साथ में संपर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, सामाजिक संपर्क वो नहीं कर पाएगा। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात करें, शारीरिक संरचना की बात करें, तो शारीरिक गुण ऐसा कैसा होना चाहिए, स्वस्थ जीवन होना चाहिए। उसका स्वस्थ जीवन होने से ही अच्छा व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक गुणों के साथ में जो उसका शारीरिक स्वास्थ्य है उसके साथ साथ में उसका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके साथ साथ में उसका मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। मतलब अपना जो मन है उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकें। जैसे उसमें क्रोध की भावना आ जाती है, गुस्से की भावना आ जाती है, तनाव आ जाता है, तो इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। उसको एक तरह से वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ये जो इस प्रकार के संवेग होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रोध हो गया, ठीक है, अति आत्मविश्वास हो गया, तो इस प्रकार के जो संवेग होते हैं उनके ऊपर एक तरह से वो नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एक तरह से संतुलित होना चाहिए। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उसमें एक तरह से चिंतन, सोचने की जो क्षमता है वो विकसित होना चाहिए। मतलब उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है समन्वय। ठीक है, समन्वय का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो उसके शारीरिक गुण होते हैं, जो उसकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं और मानसिक क्रियाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में एक तरह से वो समन्वय का काम करे ताकि दोनों शक्तियां एक साथ होकर कार्य कर सकें। जैसे एक बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है, अगर वो अपने जैसे शरीर का प्रयोग करता है उसमें ताकत है, जैसे वो सिक्स लगा सकता है, लेकिन शारीरिक इस क्रिया के साथ साथ में उसको दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसका भी उसको यूज करना पड़ेगा कि जो बॉलर है वो किस प्रकार की बॉलिंग कर रहा है, बॉल कहाँ पे आएगी, उसको टाइमिंग किस प्रकार की यूज करनी है। इस तरीके से हम देखें तो उसको शारीरिक क्रिया के साथ साथ में मानसिक क्रिया का भी यूज करना पड़ता है। मतलब जब ये दोनों शक्तियां एक साथ होकर कार्य
करते हैं तो एक तरह से अच्छा व्यक्तित्व जो होगा वो निखरेगा। फिर नेक्स्ट है समायोजन की शक्ति। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या जरूरी है कि वो समाज में जहाँ पे वो रह रहा है वह उसका जो आंतरिक जीवन है और बाहरी वातावरण जो है, ठीक है, उन दोनों में एक तरह से वो संतुलन बैठा सके। आंतरिक आंतरिक जीवन जो उसका है और बाहरी वातावरण है, दोनों के बीच में एक तरह से वो सामंजस्य बिठा सकें, इस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए। कभी कभी जैसे व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो समाज की दृष्टि से अनुकूल नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको एक तरह से इनमें परिवर्तन करना पड़ता है, इनका एक तरह से समायोजन करना पड़ता है। तो जैसे एक व्यक्ति के मन में विचार आ जाए कि उसको एक रात में ही अमीर होना है और अमीर होने के लिए माना कि वो चोरी का रास्ता अपना ले या जैसे कोई फ्रॉड कर लें, डकैती कर लें, इस प्रकार के विचार अगर उसके मन में आ जाते हैं तो ये जो विचार होते हैं वो एक तरह से सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होते हैं। समाज में एक तरह से ऐसे कार्यों को अवैधानिक कार्य कहा जाता है, गैर कानूनी कार्य होते हैं। तो इस प्रकार के विचार जो मन में आ गए वो एक तरह से सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है उसको बाहरी वातावरण के साथ में समायोजन करना पड़ता है। तो अच्छा व्यक्तित्व तभी होगा जब वो ऐसे विचारों का त्याग कर दे, ठीक है, जो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है। आंतरिक जीवन और अपने बाहरी जो वातावरण उसमें एक तरह से वो सामंजस्य बिठा ले, ठीक है, उनका वो समायोजन कर ले। आवश्यकता अनुसार जब इच्छा हो उसकी, मतलब जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार एक तरह से वो एडजस्टमेंट कर ले। नेक्स्ट विशेषता है वो है सामाजिकता। ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व के लिए एक तरह से क्या जरूरी है कि जो व्यक्ति हैं वो समाज के जो दूसरे लोग हैं उनकी भी भावनाओं का एक तरह से वो आदर करें, उनकी जो समस्या है उनको एक तरह से समझे और उनके जो सुख दुख होते हैं उनको एक तरह से, उनके अगर कोई समस्याएं होती हैं तो उनको दूर करने के लिए भी वो एक तरह से प्रयत्नशील रहता है। केवल वो अपने बारे में नहीं सोचे, समाज के बारे में अगर सोचता है तो अगर उनमें सामाजिकता का गुण विकास होता है तो एक तरह से किसको दर्शाता है, अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे माना कि अगर किसी को लगता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं वो विषम परिस्थितियां हैं, देश के सामने संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे कि महामारी की स्थिति चल रही है अभी, तो इस प्रकार की स्थिति में जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनको एक तरह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भूखमरी की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो आगे आते हैं और इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उनसे निपटने के लिए कार्य करते हैं। तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता का गुण होना भी आवश्यक होता है। फिर दृढ़ इच्छा शक्ति, कि कोई कार्य अगर हमने ले लिया है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, चाहे किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति आ जाए, बीच में कोई भी बाधा आ जाए, उन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और उस कार्य को पूरा करके ही दम लेना चाहिए। मतलब उस काम को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, जो किसको प्रदर्शित करता है, अच्छे व्यक्तित्व को। फिर आत्मसंतुष्टि, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो उससे हमारा मन एक तरह से मान जाए कि हाँ ये जो हमने कार्य किया है वो एक तरह से सही किया है। आत्मसंतुष्टि हमको मिलनी चाहिए। हमारी जो महत्वाकांक्षा है, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए। हम जिस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तो जब हम इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, वो एक तरह से अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अच्छे व्यक्तित्व का मतलब एक तरह से किससे होता है, व्यक्ति के अंदर जो सकारात्मक गुण होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व को किस प्रकार से माप सकते हैं, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधियां हैं और प्रक्षेपण विधियां हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, वो अलग अलग वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी वीडियो हैं बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं कि व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारा आपका कवर हो जाएगा।